नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का वक्त इन दिनों कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। रोज कोई ना कोई एक ऐसी खबर आती है जो इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी बजाकर चली जाती है। रोज का ये काम हो गया है कि एक खबर आएगी जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए घातक होगी। पहले बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से किनारा किया, तो उधर बिहार में इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने ही इंडिया अलायंस की नींव को हिला दिया। आम आदमी पार्टी पहले ही पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और अब इंडिया अलायंस के लिए एक बुरी खबर यूपी से सामने आ रही है। खबर यह है कि इस समय किसी भी समय कह सकते हैं, आज कल परसों कभी भी, राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी अपनी पार्टी को इंडिया अलायंस से अलग कर सकते हैं। खबर है कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और सपा और आरएलडी के बीच हुआ सीटों का समझौता अब खटाई में पड़ता दिख रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें तो दी, लेकिन उनकी ये शर्त थी कि इनमें से 3 सीटों पर सपा का उम्मीदवार आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। खासतौर से कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों को लेकर यह सारा विवाद है। माना जा रहा है कि इसी से नाराज होकर जयंत चौधरी ने अब एनडीए में शामिल होने का मन बना लिया है। आज हम चर्चा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर चौगांवकर, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं और पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय राणा, जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और समीर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है और इस दिन राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर यूपी में दाखिल होंगे, तो क्या उन्हें वैलेंटाइन डे पर तोहफा मिलेगा जयंत चौधरी से अलग होने का, या ये जयंत चौधरी का फैसला इंडिया अलायंस से अलग होने का इसके पहले ही हो जाएगा? देखिए, एक घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। ये लगभग तय हो चुका है कि जयंत चौधरी अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का 2024 का। और उसकी बातचीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हो गई, उत्तर प्रदेश के संगठन के साथ हो गई और दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बहुत हो चुकी है। देखिए, अब जयंत चौधरी अपनी जमीनी वास्तविकता समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल जिस तरीके से विकास की राह पर प्रशस्त है, प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के बाद से जिस तरीके से देश के अंदर विकास हो रहा है, तो जयंत चौधरी को समझ में आ गया है कि 2019 में जब वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर जब तीन सीटों पर चुनाव लड़े थे, उसमें वह भी हारे थे, उनके पिता दिवंगत अजीत चौधरी भी हारे थे और उनका एक उम्मीदवार भी हारा था। जयंत चौधरी इस बात को जानते हैं कि अब जाट उनके साथ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबका साथ सबका विकास और सभी लोगों को साथ लेने की जो योजना रही है, उसके कारण जाटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विश्वास जमा है और जाट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करने जा रहे हैं। यही कारण रहा था कि अजीत हार गए थे, जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे। आप अगर 2022 की आप अगर बात करोगे विधानसभा चुनाव की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 71 सीटें वहां से आती है। उसमें से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 20 समाजवादी पार्टी, लगभग 8 सीटें जयंत चौधरी ने जीती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर जाट प्रदेश अध्यक्ष को बना दिया था, भूपेंद्र चौधरी पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उसके बाद से तय था कि जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। 2014 के पहले जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे मुसलमान के, उसके बाद जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते चले गए थे। और जयंत चौधरी जानते हैं कि आज अगर उन्हें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहना है, उत्तर प्रदेश के अंदर उनको अपनी पार्टी आरएलडी का अस्तित्व बचाए रखना है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना होगा। समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में उन्हें न सीट जितवा सकती है, न राजनीतिक रूप से उन्हें कोई मदद कर सकती है। मुझे लग रहा है इसी कारण जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ संजय राणा भी मौजूद है। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अभी समीर ने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि क्यों जयंत चौधरी का जुड़ना एनडीए से जयंत के लिए फायदेमंद है, ये एक अलग बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर वो क्या वजह है
कि जयंत और अखिलेश की जो दोस्ती थी वो किस टूटती हुई क्यों नजर आ रही है, सपा और जो आरएलडी का गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर क्यों आ रहा है, जयंत की आखिर वो क्या नाराजगी है और किन विषयों पर वो नाराजगी है जिसकी वजह से जयंत एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने कोई फैसला लिया नहीं है। देखिए प्रखर जी, हम चर्चा जब करते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, तो आपको पता है कि आरएलडी का जो बेस है, आरएलडी का औचित्य है कितना बड़ा है, और यहाँ पे उसके चाहने वाले, उसके वोटर्स कितने हैं। जहां तक जाटों की बात आती है, उत्तर प्रदेश में इनका दबदबा है। तकरीबन 8% जाट जो यहाँ पे वोटर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं 39 सीटों को और कम से कम 10 से 12 लोकसभा सीटों को। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर हो, एक एक सीट को समीकरण बैठा कर, उनका जो नारा है 400 के पार, तो 400 के पार एक भी सीट वो छोड़ना नहीं चाहते हैं 400 के नंबर के आंकड़े को पाने के लिए। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न में, आपने पूछा कि अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव जी उनको बहुत ज्यादा 7 से 8 सीट दे रहे थे, उसपे भी उनकी आम पुष्टि हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं जयंत चौधरी क्षुब्ध थे। और आप एक चीज आंकड़ा और चीज बताना चाहता हूँ, 2022 जनवरी में, क्योंकि मैं उसका हिस्सा था, उस मोर्चे का हिस्सा था, 2022 में जो अमित शाह जी ने जाटों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें सारे जो बड़े जाट लीडर थे वहां पे एकत्रित हुए थे, प्रवेश वर्मा क्या। उस समय भी उम्मीद लग रही थी कि शायद जयंत चौधरी साहब आ जाएंगे, लेकिन उनका जो डिसीजन था वो गलत था। आज अगर वो डिसीजन ले लेते 2022 में, तो इनके पास कम से कम 20 से 25 विधायक होते अपने, और ये मंत्रिमंडल में कहीं नहीं कि 2-3 मंत्री भी इनके होते। तो ये कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ गया। नंबर 2 जो हम चर्चा करते हैं कि अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव के साथ जाने में दो चीजें, किसी भी राजनीतिक पार्टी को 2 चीज देखना जरूरी होता है कि मेरा वोट बैंक, मेरा समाज और हमारे राजनीतिक भविष्य। तो तीनों में उसको खतरा नजर जयंत साहब को आ रहा है। देखिए राजनीतिक भविष्य तब होगा जब आप चुनाव जीतते हो, सत्ता में रहते हो, तो चुनाव जीतने की प्रोबेबिलिटी अखिलेश जी के साथ इस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो जीतने की जो चांसेस थे वो घट गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब राजनीति में अगर आप हार जाओगे तो राजनीति भविष्य खत्म हो जाता है। अब आता सामाजिक, कहीं ना कहीं आपको याद होगा 2013 का समीर भाई साहब भी जिक्र कर रहे थे दंगे का, तो सचिन और गौरव जो जाट बालक थे, उनके साथ जिनकी जो हत्या हुई, कोई भी जाट समाज का व्यक्ति वो भूल नहीं सकता है, और जो भूल गया वो जाट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाट समाज के साथ भी जिस तरह से अन्याय हुआ था अखिलेश यादव के सरकार में, सबको याद है। अखिलेश यादव के मंत्री आजम खान ने जिस तरह फोन करके 2013 के दंगे में पुलिस को धमकाया था, कार्रवाई न करने का आदेश दिया था, वो भी एक चीज कहीं ना कहीं इनको खटकती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भैया अगर हमको राजनीतिक भविष्य भी नहीं दिख रहा है, हमारा समाज भी अलग हो जा रहा है, और हमको नेतृत्व भी नहीं दिया जा रहा है, तो नेतृत्व 7-8 सीट, देखिए हम तो कहते हैं कम से कम 10 से 12 सीट उनको मिलनी चाहिए। और 10 से 12 सीट में प्रखर जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, समीर भाई मियां बैठे हुए, 10 से 12 सीट मिलने में प्रोबेबिलिटी 0 जीतने की समाजवादी। बिल्कुल, ये करीब 2014 में भी नजर आया और 2019 के चुनाव में भी नजर आया कि जो आरएलडी का जो हश्र हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चर्चा बहुत रोचक मोड़ पर है और अभी ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि अगर जयंत अलग होते हैं तो इंडिया अलायंस को कितना नुकसान होगा, और एनडीए अलायंस में आते हैं तो एनडीए अलायंस को कितना फायदा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन लेते हैं पहले छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है, चलो पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार, कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ,
पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या यूपी में भी होगा इंडी का अंत? क्या इंडी से अलग होंगे जयंत? और क्या इंडिया अलायंस अब उत्तर प्रदेश में टूटने वाला है? इसी विषय पर हम कर रहे हैं चर्चा और हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। समीर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर ये गठबंधन हम मान ले कि टूट जाता है, सपा और आरएलडी अलग अलग हो जाते हैं, तो इससे सीधा सीधा इंडिया अलायंस को कितना नुकसान होगा और सपा को कितना नुकसान होगा? देखिए 2014 की अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 14 की 14 पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। बिल्कुल। 2019 की अगर बात करें तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, 7 सीटें हार गई थी। हालांकि ये ठीक है कि उसके बाद रामपुर उपचुनाव जो हुआ था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। अभी देखा जाए तो 6 भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि जयंत चौधरी के आने से जाटों का जो वोट बैंक है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है जितना परसेंट, वह भारतीय जनता पार्टी को एड ऑन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि 14 की 14 पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी है कि वहां पर मायावती अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर समाजवादी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को लास्ट टाइम चुनौती पेश की थी और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। मायावती अलग हो चुकी है, ऐसे में अगर जयंत चौधरी भी अलग हो जाते तो कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर किसी भी स्थिति में इन 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती पेश नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हें चाहती है कि जो 2014 का उनका सीटों था 72 सीटों का, उसका रिकॉर्ड टूटे। तो मुझे लग रहा है 75 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी को साथ में लेना था। इसके अलावा दूसरा मैसेज भी है कि छोटे छोटे दल के अलावा बड़े दल भी इंडिया गठबंधन तोड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे बड़े अलग हो गए, ममता बनर्जी खुद अलग हो गई है। आज जयंत चौधरी अगर आम आदमी पार्टी को भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, वो भी करीब करीब अलग हो ही चुके हैं, गठबंधन से बाहर ही हैं। एक तरह से कांग्रेस के साथ कहां गठबंधन करने को तैयार है पंजाब में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह कहना है कि जिस महल की इन्होंने घोषणा की थी इंडिया गठबंधन की, वो तार तार हो चुका है। बड़े दल के अलावा छोटे दल भी इंडिया गठबंधन में रहना नहीं चाहते। इसका एक साइकोलॉजिकल एक असर होगा और पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात की कि छोटे छोटे दल भी साथ रहना नहीं चाहते। मैं संजय से सवाल जानना चाहता हूं, क्या संजय इंडी अलायंस की जो पूरी मानसिकता है, जो राजनीतिक उनकी जो सोच है, वो यही है कि कमजोर को दबाने की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है कि बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को दबाती है? हम लगातार सिर्फ बड़े राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देख रहे, अगर हम राज्यों में राज्यवार अगर हम जाएं तो हम यही देखते हैं कि वहां जो बड़ी पार्टी है वो छोटे दलों को दबाने की कोशिश इंडिया अलायंस में कर रही है। एक तरह से जंगल का जो कानून होता है ना, कि हर ताकतवर जो है अपने से कमजोर को मारकर जीता है, क्या ये वही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है यूपी के अंदर? क्योंकि ये बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और सीधे बिना बातचीत कर ऐलान कर देती है कि 11 पे कांग्रेस लड़ेगी और 7 पर जो है वो आरएलडी लड़ेगी, और 7 में से भी 3 कैंडिडेट जो है वो हमारे होंगे आपके। तो ये एक दूसरे को दबाने की नीतियां कहीं ना कहीं इस गठबंधन पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल प्रखर जी, आपने सही कहा है कि जहां तक इंडिया अलायंस की हम चर्चा करते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी आर्म ट्विस्टिंग कर रही थी, या दूसरे क्षेत्रीय दल है, छत्रप बोला जाता है, ये जो छत्रप बने कहां से? छत्रप तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही वोट लेके बने हुए, कोई अपना उनका वोट बैंक नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से छटके हुए हैं। अगर मैं बात करता हूं ये उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और आप देखिए कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है, आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी। लेकिन अखिलेश यादव जी की अभी भी, अगर आप पूरा राजनीतिक समीकरण को 2012 के बाद प्रखर जी देखिए, तो वो अभी तक इस वक्त तक चुनाव के सिर्फ कुछ महीने बचे हैं, कह सकते 70 से 80 दिन बचा हुआ है, आज तक उन्होंने कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए कि जनता के पास मुद्दे क्या लेके जाएंगे। देखिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपको नैरेटिव और मुद्दा और विचार ले जाना बहुत जरूरी होता है, और वो कोई किसी भी
विपक्षी पार्टी के पास नहीं। देखिए, जहां तक कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी के कदम जहां जहां पड़ रहा है तो इतना अपशकुन हो रहा है। बंगाल में पड़े, ममता जी भाग गई, बंगाल में, बिहार में पड़ा तो नीतीश जी चले गए। अब देखिए, मुख्य विपक्षी दल का मुख्य जो एक तरह से संगठन था आरएलडी, वो भी छटक रहा था। इनके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य है इतने अपवित्र हैं कि पवित्रता फैलाने की जगह अपवित्र होते जा रहे हैं और लोग उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि उनकी प्लानिंग क्या। देखिए, अगर हम वोट परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 3-4, जैसे समीर भाई ने बताया, 3-4 जो सीट है वो क्लीन स्वीप बीजेपी की तरफ जा रही है। जो महत्वपूर्ण एक अमरोहा सीट है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। अमरोहा 2019 में हार गए, 2014 में जीते थे, वो आरएलडी के आने से जीत पक्की जाती है। और यहाँ पे अमरोहा के बारे में बताना संजय बहुत जरूरी है कि मुस्लिम बहुल सीट है ये अमरोहा। हाँ, मैं आंकड़ेबाज, मैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च भी किया हूँ। संभल भी मुस्लिम बहुल सीट है, शफीक रहमानी वर्ग की जी। अगर आप उसको राजनीतिक उसमें देखिए तो तकरीबन 7 विधानसभा आते हैं, 6 से 7, उसमें से 3 से 4 में विधानसभा में पूरी की पूरी बीजेपी जीती। अमरोहा जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूरा मुस्लिम बहुल है, वो समाजवादी पार्टी के पास है। और जो कांग्रेस के, अभी पहले बीएसपी में था, कांग्रेस में चले गए, वो वहां के सांसद हैं। लेकिन आप देखिए, आरएलडी भी एक बार जीत चुकी है, 2009 या 2004 में, शायद मुझे डेट याद नहीं आ रहा ईयर, उसमें जीत चुकी है। तो आरएलडी का अगर वोट परसेंटेज जुड़ जाता है, जो 46% पिछले बार पड़ा था और इसको 49% पड़ा था, आरएलडी का वोट जुड़ते ही क्लीन स्वीप होते नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा गणित है। मुजफ्फरनगर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए 2-3 सीटें और हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे समीकरण बिगड़ रहा है। इस समीकरण को सेट कर लिया गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा रणनीति के तहत काम करती है और दूरगामी परिणाम को सोच के काम करती है। वो 1 महीना 10 दिन के लिए काम नहीं करती है प्रखर जी। तो उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव किया है। इनकी पकड़, इनसे चर्चा 2022 से चल रही है। सोचिए 2024 आया, अब जाके चर्चा साकार हो रही है। वो जानते हैं अमित शाह जी की एक एक वोट की कीमत क्या होती है और एक एक क्षेत्र, एक एक जो सीट है उसकी कीमत, उसकी एक एक सीट की कीमत क्या होती है। संजय, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि एक खबर यह भी है आज कि कांग्रेस ने 20 सीटें समाजवादी पार्टी से मांगी और इसका क्या मतलब है और क्या कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी तो टूट नहीं हो जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। बोला कौन है? मैं। पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं इंडी अलायंस की, जो यूपी में अब संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। किस तरह से इंडी अलायंस में अब टूट हो सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी के जो रुख नजर आ रहे हैं, जो तेवर नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है किसी भी पल
वो इंडिया अलायंस से बाहर निकलकर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, समीर चौगांवकर और संजय राणा। समीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज वैसे तो कई सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जिसके अंदर बीजेपी यूपी के अंदर बहुत आगे नजर आ रही है, लेकिन आज जो ताज़ा एक सर्वे आया है वो इंडिया टुडे सी वोटर का, जिसमें बीजेपी को 70 और एनडीए को 72 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 1 और अन्य को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरह की ओपिनियन पोल ये सामने आया जिसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, क्या ये एक वजह हो सकती है कि अब ये सोच रहे हैं गठबंधन के साथी वहां पर इंडिया अलायंस के साथी कि हमें या डूबता जहाज इस पर नहीं होना चाहिए? और दूसरा एक सवाल मेरा इससे ही जुड़ा हुआ है कि जब से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा माहौल देश में बना और जिस तरह का एक माहौल देखने को मिला है, क्या उसके बाद भी अब इंडिया अलायंस के अंदर भगदड़ मचने की एक वजह ये भी है कि जयंत चौधरी अब ये फैसला लेते दिखाई दे रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे? देखिए, राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, अगर वो इस साल नहीं भी होती, लोकसभा चुनाव के पहले भी नहीं होती, तब भी प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट बहुमत, मतलब 303 सीटें जो 2019 में मिले थे, उससे ज्यादा सीटें मिलना तय था। राम का नाम तो काम के साथ जुड़ रहा है, काम प्लस राम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 10 साल रिफॉर्म किया, जो ट्राई किया, उसके साथ राम का नाम जुड़ा है, सिर्फ राम का प्रधानमंत्री मोदी के साथ। मुझे ऐसा लगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिक्र किया था कि सिर्फ राम का जिक्र और मोदी जी का जिक्र, मंदिर और मोदी आपको वोट नहीं दिलवा सकते, आपको क्षेत्र के अंदर काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 10 साल परफॉर्म किया है उसका वोट में जुड़ा है। और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बहुत ही उत्साहवर्धक और एक सनातन को लेकर जो पॉजिटिवनेस आई है लोगों के अंदर, अब जनता भी इस बात को समझ रही है और विपक्षी दल भी समझ रहे हैं कि अगर एक कहावत है ना, वृंदावन में रहना होगा तो राधे कहना होगा। एक चीज और जोड़ना चाहूं कि जो हमने एक तो सर्वे की बात की, हमने एक तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात की, और साथ ही सीएम योगी का जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में, क्या वो भी मजबूर करती है जयंत या अन्य पार्टियों को कि वो अब जो है वो डूबते जहाज को छोड़ दें? निश्चित रूप से देखिए, एंटी इनकम्बेंसी अगर होते तो इंडिया गठबंधन मजबूत होता। योगी के 2017 का कार्यकाल के बाद 2022 के आपका कार्यकाल देखिए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल देखिए। डबल इंजन की सरकार ने, मोदी और योगी ने जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, प्रधानमंत्री मोदी तो खुद वाराणसी सांसद है, मोदी और योगी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास का काम किया, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, सबका साथ सबका विकास की जो बात की है, और सबको जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था कि उनके लिए 4 गरीब जातियां हैं, महिला है, युवा है, गरीब और किसान है, उसके लिए प्रधानमंत्री की जो योजना रही है, करोड़ों लाभार्थी तैयार कर दिए गए, 11 करोड़ घरों में नल से जल आने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से विकास की गंगा प्रधानमंत्री मोदी के से भैया से विपक्ष जानता है कि अगर सत्ता में बने रहना है और अगर हमें अगला चुनाव जीतना है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम का चेहरा भी लगेगा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम की जरूरत भी पड़ेगी और इंडिया गठबंधन के नाम की छतरी की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक, और जिसे कहते हैं ना मोदी मैजिक, वो यही है। बिल्कुल, यही मोदी मैजिक है। संजय राणा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि अब ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस 11 सीटों से संतुष्ट नहीं है, वो 20 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से मांग रही है। क्या ये 20 सीटें मांगना जायज है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये, क्या ये सीटों की लड़ाई अब क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते भी अलग अलग कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि सैया पे लेटी हुई पार्टी अगर 20 सीट की डिमांड कर रही तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, और अखिलेश यादव अगर 20 सीट उनको हरवाने के लिए या अपने आप को हरवाने के लिए दे देते हैं या 80 में से 20 कम कर देते तो इनके लिए इन पे विवेक पे भी एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। देखिए, ऐसा होता है कि आप सीट कुछ भी मांग सकते, कोई पार्टी कुछ भी डिमांड कर सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है। आपके पास ऐसे कौन से 20 जगह जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ा प्रश्न है। आपके पास ऐसी कौन सी 20 लोग हैं जो चुनाव जीतने की प्रोबेबिलिटी, देखिए सीट मांगना एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ मैं यहाँ पे, ठीक है 20 सीट मांगना गलत है, लेकिन क्या लगता है सीट के आधार जो सारी लड़ाई चल रही है, क्या इसके वजह से ये गठबंधन भी टूट सकता है? बिल्कुल, देखिए हमें अगर मेरे से पर्सनली पूछे प्रखर जी, तो मैं तो नहीं चाहता हूं कि कांग्रेस के से जुड़ने से कभी भी समाजवादी पार्टी का फायदा होगा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि सीट तो उनको देनी पड़ेगी ना, वो हो सकती जीतने वाली सीट हो। एनीवे आपने देखा होगा रायबरेली हो चाहे अमेठी, वो हमेशा इस पे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं, तो 2 सीट तो ऐसे चली जाती है। 4-5 की अगर वो डिमांड करते हैं तो ठीक है, उससे ज्यादा अगर डिमांड करते हैं हमें नहीं लगता वो जायज होगा, और इसके वजह से खटास पड़ सकती है। तो बहुत ज्यादा 10 से 12 सीट
समाजवादी पार्टी देगी। इससे ऊपर हमें नहीं लगता कि कोई भी सीट शेयरिंग पे बात हो सकती है। इससे ऊपर अगर डिमांड करते हैं तो पूरे जो गठबंधन है वो टूटने के कगार पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है और हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा और हमें नजर रखनी होगी अगले 48 घंटों पर, क्योंकि अगले 48 घंटों में यूपी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बड़ी खबर आ सकती है जो शायद इंडिया अलायंस के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान बना जन आंदोलन। देश ने लिया स्वच्छ भारत का संकल्प। देशवासियों ने स्वच्छ भारत मिशन को बनाया अपनी